प्रणाम, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस पॉडकास्ट में और आज के इस स्ट्रीम में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि हम लोग जो है अक्सर एक्स मुस्लिम्स के साथ बातचीत करते रहते हैं और काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ हमने किए हैं और काफ़ी सारे मुस्लिम्स के साथ हम लोग डिस्कशन और डिबेट्स करते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है जब मैं किसी एक बहन का इंटरव्यू करता हूँ या उसके साथ पॉडकास्ट करता हूँ, जो कि एक्स मुस्लिम हो और फिर बाद में सनातनी बनी हो। क्योंकि हमारा स्टार्ट से लेकर के एंड तक मेरा ऑलवेज एक ही कहना रहा है कि अगर मुस्लिम माँ बहनों को अपने अधिकार सुनिश्चित करने हैं, अगर उनको अपने जीवन को सुखमय बनाना है, शांतिपूर्ण बनाना है, सुरक्षित करना है, तो हमारी मुस्लिम बहनों को इस्लाम छोड़ करके सनातनी भाइयों से शादी करनी चाहिए। आज का जो ये स्ट्रीम है, आज का जो ये पॉडकास्ट है, ऐसे ही दो व्लॉगर और यूट्यूबर्स के साथ मेरा डिस्कशन है, महक सिस्टर और सुधी जी। महक जी जो है वो मुस्लिम घराने में पैदा हुई, मुस्लिम थी। उसके बाद उन्होंने सुधीर के साथ सनातन रीति रिवाज और कल्चर के साथ विवाह किया, शादी की, इस्लाम को छोड़ा और सनातनी बनी। आज वो दोनों लोग यूट्यूब्स और सोशल मीडिया के ऊपर अपने व्लॉग बनाते हैं, लोगों के साथ डिस्कशन करते हैं। मेरे पास तकरीबन कुछ 4-5 दिन पहले मैसेज आया था इंस्टाग्राम पे उन लोगों का। उन्होंने कहा कि आपके साथ हम लोग एक पॉडकास्ट स्ट्रीम करना चाहते हैं। तो मैंने उनको आज आमंत्रित किया है। आज उनका साथ डिस्कशन करेंगे और हम महक बहन से जानने की कोशिश करेंगे कि उनको इस्लाम में क्या-क्या प्रॉब्लम लगी जिसकी वजह से उन्होंने उसको छोड़ा और क्यों उन्होंने सनातनी लड़के के साथ विवाह करके सनातन को अपनाया। और साथ ही मैं आज उनसे जानने की कोशिश ये करूँगा कि जैसे कि हम लोग जानते ही हैं कि जितने भी हमारे मुस्लिम बहनें हैं, जब उनकी शादी होती है तो उनको एक गुलाम की तरह ट्रीट किया जाता है। कुरान खुद कहता है कि तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारी खेतियाँ हैं, तुम्हारी प्रॉपर्टी हैं। तो वो एक तरीके से सिर्फ उनकी जागीर बन करके रहती हैं। जबकि सनातन में तो अर्धांगिनी का जो है रुतबा दिया जाता है, अर्धांगिनी का पद उसको दिया जाता है, देवी मान करके पूजा जाता है हमारे यहाँ महिलाओं को सनातन में। तो मैं आज उनसे ये भी पूछूंगा कि क्या फर्क महसूस करती हैं वो इस्लामिक आइडियोलॉजी में और सनातन कल्चर के अंदर, और उनको ताकि उनकी बातें उनकी भी आंखें खुले और उनको भी समझ में आए कि आज तक जो नफरत उनको सिखाई गई है और जो चीजें उनको सनातन के विषय में बदनाम करने के विषय से बताई गई है और इस्लाम को जिस तरीके से ग्लोरीफाई करने की कोशिश की गई है, असल में उनका मकाम इस्लाम में है क्या। वैसे बहुत सारी महिलाएं, विमेंस जो है, इस बारे में बहुत अच्छी तरीके से अवगत हैं और जानती हैं कि उनकी स्थिति इस्लाम में क्या है। एक लड़की को शादी करने के बाद अक्सर ये भय रहता है कि उसका पति जब किसी दिन वापस लौटेगा अपने काम से या बाहर से, तो उसके साथ में कोई मेरी सौतन ना ले आए। क्योंकि यहाँ पर ना तो इस्लाम में दूसरी शादी करने के लिए पत्नी की इजाज़त की आवश्यकता है, उसकी परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है और साथ ही साथ उसको बताने की भी आवश्यकता नहीं है और 4 तक शादी कर सकते हो। तो ये खतरा अक्सर मुस्लिम महिलाओं को बना रहता है। इसके बाद 3 तलाक का खतरा है। अगर पति को खाने में नमक ज़्यादा लगा या उसको खाना पसंद नहीं आया या उसको कोई बात उसकी अच्छी नहीं लगी, वो उसको कह देगा तलाक, तलाक, तलाक। इसके बाद वो किसी भी सूरत में उसको वापस नहीं ले सकता। उसको हलाला करना पड़ेगा। उसको अपनी पत्नी को एक रात के लिए किसी और को सौंपना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि पति की गलती की वजह से उस महिला का मरण हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें इस्लाम में हैं, जिनसे खुद मुस्लिम महिलाएं जो है वो परेशान रहती हैं और इनके शिकार बनती हैं। लेकिन सनातन में, जैसा कि आप सभी जानते हैं, यहाँ पर स्त्री को, महिला को देवी मान करके पूजा जाता है और उसकी पूजा की जाती है। चरण उसके धो करके उसको उसको एक महान व्यक्तित्व के रूप में माना जाता है। इसीलिए हम अपनी भारत माता की जो धरती है उसको भी भारत माँ कहते हैं और हमारी जो कानून की देवी है वो भी एक देवी है। हमारे यहाँ महिलाओं का बहुत ऊंचा स्थान है, जबकि ये मलेच्छ लोग, ये हमारे प्यारे मोमिन लोग
जो कि दावा करते हैं कि विमेंस को हमने इक्वल राइट दिए हैं, अगर इनसे पूछ लो एक आध राइट बताओ जो आपने दिए हैं इक्वल, तो उनके पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है, भागने लगते हैं, गोल गोल चक्कर काटने लगते हैं। तो ज्यादा लंबी बात न करते हुए हमारे जो आज के गेस्ट हैं, हमारी बहन महक जी और उनके पति सुधीर जी, वो हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं। उनको ऐड करते हैं, उनके साथ चर्चा शुरू करते हैं। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, ताकि हमारी सारी मुस्लिम माओ बहनों तक ये आज का हमारा डिस्कशन पहुंचे और उनको फर्क समझ में आए कि क्या है इस्लामिक आइडियोलॉजी में और भारतीय संस्कृति के अंदर, सनातन संस्कृति के अंदर क्या डिफरेंस है। सबसे पहले तो आप दोनों का स्वागत है। जय हिंद, वंदे मातरम, प्रणाम, नमस्ते। जय श्री राम। कैसे हैं समीर भाई आप? जी मैं ठीक ठाक हूँ, और स्पेशल स्वागत करना चाहूंगा अपनी प्यारी बहन महक का। आपको बहुत बहुत सादर आभार, और आपको मेरी तरफ से तो सैल्यूट बहन, जो आपने डिसीजन लिया। जी जी, कैसे हैं आप दोनों? बिल्कुल हम ठीक है, आप बताएं आप कैसे हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बहुत हम अच्छा लोग लगा चर्चा आपसे। शुरू करें उससे जी पहले यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप कहिए, फिर हम लोग आज का जो डिस्कशन है वो शुरू करते हैं। जी जी, बिल्कुल बहुत अच्छा लगा, आपने हमारे रिप्लाई दिया और हम लोगों को ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा। और हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों के साथ में स्टोरी शेयर करके हमारी, कि जो हम लोगों के साथ में हुआ है कल से किसी और के साथ में ना हो पाए, तो बहुत अच्छा मंच है हम लोगों के लिए। बहुत हम लोग खुशकिस्मत है कि जो इतने अच्छे मंच पे हम लोग आए हैं। थैंक यू समीर भाई आपका। थैंक यू। ये मेरा सौभाग्य है कि मेरी प्यारी बहन और हमारे जीजा जी हमारे यहाँ पधारे। मैं तो आपको जीजा जी कहूंगा मेरी बहन की तरफ से, तो आप दोनों का जी जी स्वागत है। जी समीर भाई। मैंने आपके साथ जो है कुछ पॉडकास्ट और कुछ वीडियोस आपके देखे। सबसे पहले जी तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आप दोनों के बीच में इतना ज़्यादा प्रेम है, इतना ज़्यादा आप लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग है, जो मैंने रियलाइज़ की है आपके कुछ वीडियोस देखने के बाद। क्योंकि किसी के भी साथ पॉडकास्ट करने का मेरे को ऑफर आता है तो मैं कम से कम 2-4 वीडियोस उनके ज़रूर देखता हूँ कि जी क्या जी मेंटालिटी रखते हैं, किस जी टॉपिक पे बात करते हैं, किस वे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे जो आपके बीच की जो अंडरस्टैंडिंग है, जो प्यार है, जो एक बाउंडिंग है ना, वो जी मुझे देख करके बहुत अच्छा लगा। और थैंक मैंने यू सो मच। अक्सर ये रियलाइज़ किया कि ऐसी बाउंडिंग या ऐसा प्रेम मैं किसी को डिजाइन नहीं कर रहा। हो सकता है मैं भी कुछ मुस्लिम्स कपल भी ऐसे हों, लेकिन मैंने कभी किसी मुस्लिम फैमिली में ऐसी बॉन्डिंग, ऐसा प्यार कभी नहीं देखा, और ये पॉसिबल थैंक यू भी सर। नहीं है क्योंकि वहां पर इक्वलिटी है ही नहीं। जी जी मैंने बिल्कुल भी भाई। नहीं देखा। जी जी, मैंने भी थैंक यू सर। नहीं देखा। इवन इवन मैं खुद एज अ मुस्लिम एक विवाहित व्यक्ति रहा हूं, मैं खुद वो बॉन्डिंग क्रिएट नहीं कर पाया अपनी एक्स वाइफ के साथ, नहीं मैं कर तो पाया। हमेशा से यही चाहता हूँ समीर भाई कि जो आज मैं इतनी मतलब महक को इतनी परेशानियों से, इतनी दिक्कत परेशानियों से यहाँ पे लेके आया हूँ, तो मैं इसको बेस्ट से बेस्ट देना चाहता हूँ और दुनिया की हर खुशी देना चाहता हूँ, क्योंकि इसके जो मतलब एक मिसाल बनेगी कि अगर एक हिंदू लड़के से एक मुस्लिम लड़की शादी करती है तो वो उसको कितनी खुशियां दे सकता है। मैं यही चाहता हूँ कि महक को बहुत अच्छे से रखूँ और बहुत जितना हो सकेगा बेस्ट से बेस्ट ही दें। एग्जैक्टली। आपकी जो जीवन है उस पर तो मैं बात करूंगा ही जी सुधीर जी, जी लेकिन जी जो है पहले मैं जो है ना बहन के जीवन से शुरुआत करूंगा। बिल्कुल। मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहता हूँ महक सिस्टर, कि आपका जो जी जन्म है वो जिस परिवार में हुआ, उन आपके परिवार वालों की मानसिकता इस्लाम को लेकर के कैसी थी, और आपकी जो परवरिश यानी कि अपब्रिंगिंग आपकी जो हुई है वो किस माहौल में और किस प्रकार, और किस प्रकार की शिक्षा लेते हुए हुई? जैसे मेरे घर में जैसे बुरखा सबसे पहला आता है कि बुरखा पहनना पड़ता है, तो बस मुझे बुरखा नहीं पहनाया मेरी फैमिली वालों ने। तो आज तक उन्होंने बुरखा वगैरह नहीं पहनाया, लेकिन उनकी जो माइंड में जो चलता है जैसे यही इस्लाम के बारे में बताना कि इस्लाम में अपना ये है वो है, और अपन ये करेंगे तो ये अपने को अच्छा होगा, अपन नमाज नहीं पढ़ेंगे तो अपन यहाँ जहन्नुम में ही जाना है, और यही सारी चीजें जो आज जो सुनने में आती है। अगर आप ये करोगे तो ये गलत है, सारी मतलब जितनी भी चीजें अगर अपन करना चाहते हैं वो सारी चीजें गलत होती हैं। वो सारी जी चीज़ें स्टार्टिंग से ही मैं कुछ करना चाहती थी मेरी लाइफ में। मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी, मैं पढ़ाई करती थी, मेरी 12th कंप्लीट हुई, मेरी पढ़ाई बंद करवा दी। ऐसा कहा गया घर से कि पढ़ाई पढ़ाई करके करना ही क्या, आगे जाके ससुराल में रोटी ही बनानी है। मतलब वो आजादी नहीं दी हम्म। गई समीर भाई यहाँ
आज़ादी दी गई, फिर उसके बाद फिर 12th कंप्लीट हो गई, वो भी 12th भी बहुत मुश्किल से हुई, फॉर्म वॉर्म डाला जब तभी हो पाई, मम्मी ने थोड़ा-सा फ़ोर्स करा तभी 12th हो पाई, वरना नहीं हो पाती। उसके बाद कंप्लीट हो जी गई 12th, उसके बाद फिर जैसे कि हर एक घर में चलता है ना, जैसे ये लोगों के बारे में गंदी सोच रखना, ये मुझे मेरे घर में नहीं सिखाया गया, ऐसा कुछ नहीं था मेरे घर में। लेकिन एक ऐसा रहता है ना कि हिंदू जो रहते हैं, हिंदू जब इनके बारे में मेरे फैमिली वालों को जब पता चला था ना, तो तब यही कहा गया था कि हिंदू से कोई फ्रेंडशिप नहीं होती है, हिंदू तो मतलब बहुत ही बेकार होते हैं। मतलब हिंदू हम्म अपने लायक है ही नहीं। वो कैसी कैसी चीज को मानते हैं, कैसी 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 चीज को मतलब पूजा पाठ करते हैं, वो कुछ है ही नहीं उनका वे, मतलब उनको तो वहीं जाना है, जो जन्नम। जहन्नुम में ही। उनको तो जहन्नुम में जाना हम्म है। तो मेरे माइंड में ये हम्म आता है कि उनको बचपन से यही सिखाया गया है कि भगवान जी पूजा करना, तो वही वही चीज करेंगे ना। और अपने को ये इस्लामिक चीज से सिखाई गई तो अपन वही कर रहे हैं, तो इसमें गलत क्या चीज है आ गई। तो फिर बस यही चलती रहती बातचीत घर में, और कुछ नहीं। वैसे इतना मेरे घर में इतना वो नहीं था कि ज्यादा कि जैसे कि वो हिंदू के फोर्स बारे में करते हैं। फोर्स करना या फिर गलत होते हैं इंसान, ऐसा कुछ नहीं होता मेरे घर में, ऐसा नहीं चला, ऐसा माहौल नहीं था मेरे घर में तो। लेकिन रोक टोक बहुत थी, बाहर नहीं जाने आने देते थे, फ्रेंड से नहीं मिलने देते थे। जाते भी तो सिर्फ आधा घंटा जाना, अगर लेट हो जाते तो वही बात सुनना। चिल्लाना, बातें करना कि ऐसा लेट क्यों हो गई, ये बस। समीर भाई, मैं यहाँ पे क्लियर कर जी देता हूँ थोड़ा सा, जो भी हमारी ऑडियंस है थोड़ा सा, क्योंकि अभी महक की इतनी एज जी नहीं है। जी मतलब महक की मतलब 19 प्लस होने वाली है अभी हाँ, महक, तो मतलब इतनी ज्यादा एज नहीं है। हाँ, तो उसके हिसाब से आप थोड़ा सा जजमेंट लगा सकते हैं कि महक की फैमिली वालों ने इतना प्रेशर नहीं किया। लेकिन हो सकता था इन फ्यूचर उसको इतना प्रेशर कर देते कि शायद वो उसकी मानसिकता और ज्यादा बिगड़ जाती, और फ्यूचर में पता नहीं कि महक के साथ में क्या होता। इसलिए आज महक मेरे साथ में है, तो हम तो दोनों बहुत खुशकिस्मत समझते हैं अपने आप को कि चलो ठीक है यार महक, आज तुम यहाँ पे हो मेरे साथ में, तो जितना चाहे जो करना चाहती हो। और आप देख सकते हो कि हमारे व्यूवर्स भी जो हमारे हमको देखते हैं, उनको भी पता होगा, और आज आपके साथ में भी जो व्यूवर्स जुड़े हुए हैं, उनको भी धीरे धीरे करके पता चल जाएगा हमारे बारे में, कि मैं जितना हो सकता है ना बेस्ट देता हूँ महक को। और मैं हमेशा यही बोलता हूँ महक को कि महक, तुमको यहाँ पे आई हो ना, तो तुमको सब चीजों में आजादी, अगर तुम जो करना चाहती हो ना वो करो। यहाँ पे मेरी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है, और इन फ्यूचर चल के अगर मेरी फैमिली वाले भी तुमको एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तो उनकी तरफ से भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, इतना मैं कह सकता हूँ तुमको। और आज मैं भी बहुत हम्म खुश नसीब हूँ जो आज मैंने इनसे शादी कर ली और आज मैं यहाँ कर बैठी हूँ। मतलब ऐसा लगता है कि जेल में से छूटकर आज मैं एक आजाद हूँ, ऐसा लगता है। वहां पर सिर्फ घर घर में ही रहना, कहीं बाहर आना जाना तो अलाउ था ही नहीं, और था भी तो बहुत बहुत मुश्किल से घर वालों को मना मना के कभी कभी वो भी फाइनली जाना होता है। लेकिन आज मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मेरी इनसे शादी हुई एक हिंदू लड़के से, और बस बहुत खुश हूँ मैं अभी तो। अच्छा, जितना आपने फैमिली के बारे में बताया है, आपकी फैमिली मतलब बहुत ज़्यादा इंटू नहीं थी मज़हब में, मतलब बहुत ज़्यादा रिलीजियस नहीं थे वो लोग। हम्म। नहीं वो लेकिन ऐसे फिर हाँ। भी लेकिन फिर भी एक चीज़ जो है वो समझ में आती है कि जैसे कि महिलाओं के ऊपर मतलब लड़कियों के ऊपर एक्स्ट्रा पाबंदी रखना, उनको बाहर आने-जाने की इजाज़त ना देना। और जब आपने बताया कि पहली बार जब आप दोनों के रिलेशन के बारे में पता चला, हालाँकि आप स्टोरी में बहुत आगे चले, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप लोग कैसे मिले थे? उसका जवाब अगली बार हम्म। दीजिएगा। तो जब आपकी फैमिली वालों को ये पता चला तो उन्होंने यही कहा कि नहीं, मतलब उन्होंने ऑब्जेक्शन ही किया इसके ऊपर कि आप कैसे एक हिंदू लड़के के साथ शादी या बात कर सकते हैं, तो कि ये तो जहन्नम में जाने वाले हैं एंड ऑल। तो इससे पता चलता है कि कहीं न कहीं आपकी फैमिली वाले ब्रेन वॉश तो ज़रूर थे इस्लाम से, बिल्कुल। और वो उसके हाँ। जो मौलाना है उनके कंट्रोल में तो देखिए हर एक मुसलमान रहता ही है जो कि ज़्यादा इस्लाम हम्म। को नहीं पढ़ता समझता। हम्म। तो जब तो यहाँ सुधीर जी, मैं आपसे पहले जानना चाहता हूँ कि जब जी। आपने इनसे शादी करने का निर्णय लिया, फैसला किया, तो क्या रिएक्शन था आपकी फैमिली का? उनकी फैमिली का तो डेफिनिटली नो ही था, लेकिन आपकी फैमिली की हम्म। तरफ से आपको क्या सपोर्ट मिला या क्या रिएक्शन था या किस तरह से आप लोगों ने शादी की? देखिए समीर भाई, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर बता देता हूँ कि महक की फैमिली वालों को भी नहीं पता था कि ये किसके साथ में जाने वाली, क्या होने वाला है। ना ही मेरी फैमिली वालों को पता था, क्योंकि हम लोग शायद, आपको पता है कि रिलीजन वाला जब मैटर आ जाता है तो उसके बाद में कितना पब्लिक बवाल करती है, और बहुत लोग, चलो ठीक है हुँ, फैमिली वालों को तो समझ में आता है कि वो तो इन्वॉल्व होंगे ही सही, लेकिन साथ में जो बाहरी लोग होते हैं वो भी साथ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, और कपल्स को परेशान करने लग जाते हैं कि ये नहीं होगा वो नहीं होगा। इस टाइप की हमारे साथ में भी एक सीन क्रिएट हुआ था उस टाइम, वो फिर शेयर करेंगे हम आपसे से।
और मेरी जो फैमिली की बात आपने बोली जी। तो उनको भी नहीं पता था कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। उनको जब पता चला जब हम लोग घर से निकले और फाइनली मतलब इनके जो पेरेंट्स थे, वो मेरे घर तक पहुँचे और उसके बाद में फिर ये सिचुएशन क्रिएट हुई और उनको जब पता चला फिर। और फिर उनका जो रिएक्शन रहा समीर भाई, तो उन्होंने मतलब उनका जो रिएक्शन था, उनका रिएक्शन इस टाइप से आया कि मतलब लड़की को छोड़ दो और उसके घर जाने दो और तू अपने घर पे आ जा वापस से। मतलब इस टाइप से उन्होंने रिएक्ट किया था उस टाइम। और फिर हालाँकि जो फिर हम लोगों ने तो सोच ही लिया था कि हमको तो आगे बढ़ना ही है, हमको हमारी लाइफ देखना ही है दोनों को। तो फिर हुँ। मैंने किसी की नहीं सुनी और सिर्फ़ एक ही महक की सुनी, क्योंकि महक को मेरे को पता था कि यार ये लड़की मेरे लिए सब कुछ छोड़ के आई है और ये मेरा सपोर्ट कर रही है, तो फिर मैं इसको छोड़ के और फिर दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व क्यों हूँ? हुँ। तो शादी के बाद आपके घर वालों को, दोनों के परिवार वालों को पता चला, जी, जब आपने शादी कर शादी ली? नहीं, इनके शादी के इनके घर वालों को फैमिली नहीं, वालों को शादी के बाद पता चल गया, हम घर से निकल गए थे तब, और तब मेरी पता चला। फैमिली वालों को तो पहले ही पता चल गया था। मतलब मुश्किल से 7 हाँ। या 8 दिन पहले पता हाँ, चला। मुश्किल से, हाँ, कुछ दिन पहले ही पता चल गया था कि एक लड़का ओके। है जो हाँ, तो हिंदू है, यही चीज़। जी, जी। जी, जी। तो आपने पहले अपने घरवालों को बताया कि उनको खुद से पता चला? नहीं, उनको खुद से पता उनको चल खुद गया। से पता चला। ओके। तो क्या रिएक्शन था उनका? वो शादी के लिए तो डेफ़िनेटली एग्री नहीं होंगे, बट आपको नहीं, वो उन्होंने मजबूर किया, टॉर्चर किया? जब उनको पता चला था ना, उन्होंने एक बार भी ऐसा नहीं पूछा कि तेरे दिल में क्या है, अगर कुछ हो तो बता देना, अगर तू कुछ आगे गलत कर ले, ऐसा कुछ नहीं पूछा उस टाइम तो मुझसे। बस यही स्टोरी मैं आपको बताएँगी सही, लेकिन थोड़ा-सा मैं बता देती हूँ कि यही स्कूल स्कूल जाना बंद करवा दिया, कोचिंग बंद करा दिया, मोबाइल था मेरे पास वो भी छीन लिया, सिम-विम सब तोड़ दी, और घर में इतनी तो पाबंदी थी बाहर जाने के इनके, नहीं जा सकते थे, और पता चलने के बाद तो मतलब पीछा ही नहीं छोड़ती, कोई ना कोई मेरे साथ रहते ही रहता था। मम्मी रहती, फ्रेंड्स होने भी आती तो मम्मी साथ में ही रहती। ऐसा फिर तो ज़्यादा ही बहुत हुँ, हो गया था घर में, ताकि लड़की ठीक है। निकल ना जाए, भाग ना जाए। तो शादी के बाद सुधीर जी, आपकी फैमिली वालों ने आपको एक्सेप्ट किया? नहीं, नहीं, समीर भाई यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया और अभी तक हमारी फैमिली वालों से कोई कांटेक्ट नहीं है हम दोनों का और किसी से कोई बात नहीं होती। हम लोगों ने ट्राई भी किया था कांटेक्ट करने का, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया, वो बात ही नहीं करना चाहते हैं। हुँ, ठीक है। मैं इसके विषय में जो है एक मैसेज ज़रूर दूँगा जी, आपकी जी। फैमिली वालों को भी, और अगर पॉसिबल होगा तो हम बैक स्टेज भी उनसे बात करने की ज़रूर कोशिश करेंगे, जो हो सकेगा वो करेंगे। जी, जी, अब समीर। आगे बढ़ते हैं हम लोग चर्चा में। मैं महक सिस्टर आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसा कि आपने बहुत सारी महिलाओं की ज़िंदगी देखी होगी इस्लाम में शादी करने के बाद। हाँ, आपकी देखिए। माताजी की, आपकी बहनें रही होंगी या और भी रहे होंगे। तो हुँ, और आप खुद अब एक जीवन जो है वो शादीशुदा जीवन एक जी रही हैं, जो कि आप एक नॉन मुस्लिम के साथ शादी करके जी रही हैं। जी, जी। आपको कुछ डिफरेंस नज़र आता है दोनों लाइफ में, शादी के बाद एक मुस्लिम लड़की का और ये जो जीवन आप जी बहुत रही हैं? डिफरेंस का बहुत डिफरेंस आता है सामने तो। बस जैसे कि मेरी मम्मी तो अब उस चीज़ में ढल चुकी है, आज वो उनकी तो बहुत ज़्यादा एज हो गई है, वो चीज़ में ढल चुकी है। जैसे कि अभी मेरे कुछ इयर्स पहले मेरी सिस्टर, उनकी शादी हुई है, तो उनकी मैंने लाइफ देखी है, उनकी लाइफ यही है, बस लाइफ घर में ही रहना, और बेबी भी हो गए, तो बस खाना वाना बनाना और सिर्फ घर में ही रहना, ऐसी लाइफ हो गई, मतलब कुछ कर नहीं सकते। हमारे घर में भी एक की शादी हुई जो बहू बन के आए हैं, तो उनका भी सपना था कुछ बनने का, तो ससुराल वालों ने मना कर दिया कि कुछ नहीं कर सकते, घर में ही रहना है, और पढ़ाई लिखाई सब बंद करवा दी उनकी भी। बहुत पढ़े लिखे थे, वो हुँ, कुछ करना चाहते थे लाइफ में, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए, और आज वही घर में खाना वाना बनाते हैं, और वही जीवन हो गया। वही जीवन हो गया, और बच्चे बच्चे पालते हैं, ऐसा जीवन हो गया। ओके। और आज मैं शादी कर कर मैं मेरा सपना जो है वो पूरा करने के उसमें लगी हुई हूँ, और आज मैं यूट्यूब चैनल भी खोल कर बैठी हूँ, उसको भी ग्रो करवाने की बहुत हम दोनों लगे मेहनत हुए कर हैं, रहे हैं उसमें उसमें। मेहनत कर रहे हैं कि और ज़्यादा ग्रो हो। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरा एक चैनल है, और इसमें सब्सक्राइबर 25,000 होने वाले हैं, तो जल्दी वो है। जल्दी होने वाले हैं। जी, तो बस जी। और लाइफ में और कुछ आगे मैं करूँगी, उसे इनका पूरा सपोर्ट है यहाँ पर। जी, समीर भाई। और जैसे कि जो मुस्लिम होनो रहती हैं, जैसे उनके हस्बैंड बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते इन चीज़ में कि मेरी वाइफ घर में ही हो ना, सिर्फ घर में हो, बाहर भी जाए तो पैक पूरी।
हाथों में भी वो पहना देते हैं हम्म। ब्लैक ब्लैक। हाँ, ग्लव्स पहना करके रखे हैं। बस हाँ, बना के तो तो इतने अब अगर महक सिस्टर अगर हम महक सिस्टर एज्यूम करते कि अगर आपकी शादी आपने किसी मुस्लिम लड़के के साथ की होती, हाँ, तो आप सोच सकते थे कभी, जैसे कि आप बैठे हैं, आप बिना कोई पर्दे का झंझट नहीं है, कोई कोई वो घूंघट नहीं है, आपके पति आपको बराबर इक्वली सपोर्ट कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया पे आकर वीडियोस बना रहे हैं, बहुत से लोग आपको कांटेक्ट भी करते होंगे, बात भी करते होंगे, तो क्या आप एज्यूम भी कर सकते थे कि ऐसी जिंदगी कोई मुस्लिम पति आपको दे सकता था? नहीं कर सकते ऐसा, कोई नहीं दे सकता, भले वो कितना भी अच्छा क्यों नहीं होता, वो कितना भी पढ़ा लिखा, इतना कितना भी कुछ भी होता ना, लेकिन ऐसी लाइफ बिल्कुल नहीं दे पाता। मतलब वो एग्जैक्टली बुरखा तो यही फाइनली हो एक्चुअली सकता है। डिफरेंस है। बहुत डिफरेंस है ना, डिफरेंस बहुत डिफरेंस है। जी। अच्छा, कुछ ऐसी बात जो आपने अपनी फैमिली में रहते हुए फेस की हो, मतलब स्पेशली वुमेन्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि आज हम जो है आपके ताल्लुक से बात कर रहे हैं, आपसे रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो वुमेन पे हमारा फोकस रहेगा। आपने ऐसी कोई चीज अपने परिवार में, अपने घर में ऐसा कोई इंसिडेंट देखा हो कि किसी का तलाक हुआ हो, 3 तलाक किसी ने दे दिए हो, या किसी का हलाला करने की नौबत आई हो एंड ऑल, इस तरह की सिचुएशन आपके सामने, आपकी फैमिली में या आपके आस पड़ोस में कभी ऐसी देखी है आपने? हाँ, देखिए आस पड़ोस वाले में देखिए तलाक हुए हैं। मतलब एक कोई हमारी फैमिली में, मतलब दूर के जो रिलेटिव्स। रिश्तेदार रहते हैं ना, रिलेटिव्स, उसमें ये एक लड़की के 2 तलाक हो गए हैं। 2 तलाक होकर बैठे हैं, वो अब तीसरी जगह शादी की थी जब मैंने वहाँ थी, अब पता नहीं तीसरी बार क्या हुआ है। 2 रीजन तलाक रीजन क्या रहा? रीजन क्या रहा तलाक का? रीज़न यही कि उसका जो हस्बैंड था वो मारता था, और अच्छे से सास-ससुर भी गाली गुप्ता करते थे। यही रीज़न, सा हस्बैंड मारता है, यही रीज़न था उनका। और रही तो ठीक है, वो तो सिर्फ़ 2 सिस्टर है वो, 2 ही सिस्टर, एक का तो 1 बार तलाक हो गया और दूसरी सिस्टर का 2 बार तलाक हो गया। सोचिए आप। मतलब वो एक तो घर ही बैठे, वो दूसरी जगह शादी करती थी, वो दूसरी जगह पे तलाक होकर वो वापस बैठ गए घर पर। और तीसरी जगह बातचीत हुई शादी की, अब शादी भी हो गई थी, अब पता नहीं क्या हुआ है उसका अभी तीसरी जगह का भी। अगर मैं आपसे डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में बात करूं, जैसा कि अक्सर मुस्लिम फैमिलीज में अक्सर देखा जाता है अपनी पत्नी के साथ, हालांकि इस्लाम में शराब पीना हराम है, जुआ खेलना हराम है, ये सब चीजें हराम होने के बाद भी अक्सर हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा शराब जो है वो मुस्लिम पीते हैं, सबसे ज्यादा जुआ जो है वो मुस्लिम्स खेलते हैं, और इस तरह की हरकतें कर, और उनका जो है फोकस नहीं होता, मतलब करियर बनाने में या काम करने को लेकर के उनकी जो अप्रोच है या उनकी जो थिंकिंग है ना, वो ओपन माइंडेड नहीं होते, बिजनेस थिंकिंग नहीं होते, सिर्फ छोटे मोटे काम करके गुजारा करने की सोच रखते हैं और बहुत सारे बच्चे पैदा करते हैं। तो आपने ऐसा कुछ मतलब देखा हो कि डोमेस्टिक वायलेंस किया हो किसी ने आपकी रिश्तेदारी में, फैमिली में, कि कोई शराब पी करके आ गया, शराब भी पी करके नहीं आया तो अपनी पत्नी को बहुत ज्यादा मारता है, बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है, इस तरह का जीवन भी आपने किसी का देखा ही होगा, क्योंकि आप तो अभी छोटी ही हैं। हाँ, जैसे मैंने ऐसा नहीं देखा है दारू वगैरह का, जैसे मैं जिस फैमिली में हम्म। बड़ी पड़ी हूँ, वो फैमिली बहुत मतलब ऐसे दारू, उसमें बीड़ी सिगरेट में बिल्कुल भी नहीं आया। बीड़ी सिगरेट हम्म। दारू नहीं चलती उधर हमारी फैमिली में। बाकी मतलब डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह आपने देखा है कि पत्नी को मारना पीटना, ये सब चीजें तो कॉमन है अभी जैसे मेरी मुस्लिम 19 समाज की एज, हाँ 19 की एज, जैसे 18 के एज में से शादी के लिए निकल गए थे, तो इतना सब नहीं देखा में। जी। मैंने अभी, इतना नहीं देख पाए इतना सही। मतलब नहीं बहुत देखा ज्यादा टाइम भी आप रहे नहीं हो। बहुत टाइम है। एनीवे, लेकिन लेकिन इस बात को हम सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि महिलाओं की जो एक रेपुटेशन है इस्लाम के अंदर, स्पेशली मुस्लिम महिलाओं की, वो बहुत ज्यादा अच्छी तो नहीं है, बिल्कुल। और उनको मतलब बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता, उनकी एडवाइस नहीं ली जाती किसी चीज में। इवन हमारे प्यारे रसूल अल्लाह ने कहा है कि विमेंस की जो है ना एडवाइस मत लो, उनको जो है ना रिस्पॉन्सिबल बनाओ। एक एक सेक्ट चलता है तबलीगी जमात वाला, तो वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग मतलब एडवाइस के नाम पर पूरा एक वो चलाते हैं सिस्टम, जिसको मशवरा बोलते हैं। तो वो कहते हैं कि आप हर एक चीज जो भी करनी है ना, आपको वो एडवाइस लेकर के घर में डिस्कशन करके आप तब जो है ना, तब उस चीज को, किसी चीज को फाइनल करो। लेकिन वहां भी एक चीज तय कर दी जाती है पहले से कि वुमेन को आपने ना डिसीजन टेकर नहीं बनाना, वो डिसीजन नहीं ले सकते। आप उसकी एडवाइस ले सकते हो, बट डिसीजन आपको ही लेना है। तो सुपेरियोरिटी जो रखी जाती है वो इस्लाम में डेफिनेटली वो मेल को दी गई, और खुद कुरान भी कहता है कि हमने तुमको जो है तुम्हारी, यानी कि मर्दों से कह रहा है कुरान, कि हमने तुम्हें तुम्हारी बीवियों के ऊपर हाकिम बनाया है।
हाकिम का मतलब होता है रूलर, हम्म, मतलब जो कंट्रोल करता है, एक तरीके से बादशाह जो होता है, किंग जो होता है, रूलर जो हम्म, होता है। मतलब ऐसा नहीं लगता आपको, मैं मेरा आप दोनों से इक्वली सवाल है ये, आपको ऐसा नहीं लगता कि किसी जब दो लोग एक शादी के बंधन में बनते हैं तो वो दोनों इक्वल होते हैं, गाड़ी के दो पहिए जैसे होते हैं, दोनों को मिलकर बिल्कुल के चलाना होता है, परिवार भी और जीवन भी और घर बिल्कुल भी। भाई। तो हुँ। अगर किसी एक को ये राइट दे दिया जाए, यू आर सुपीरियर एंड यू आर द रूलर ऑन बिल्कुल आ वन, जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये इक्वालिटी है, या ये मतलब इस तरीके से कोई रिश्ता एक बेहतर रिश्ता बन सकता है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं बन बिल्कुल। पाता है समीर भाई। क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर मैं सोच लेता कि नहीं यार सिर्फ मैं ही सब समझदार हूँ और मैं ही सब कुछ लेके चलूँ, तो शायद फिर महक की तो बात ही नहीं आती। क्योंकि महक तो उसका पक्ष ही नहीं रख पाती मेरे मेरे सामने कि यार हम्म अभी जैसे महक है, ठीक है, हम दोनों की यूट्यूब चैनल आपको पता है कि जैसे कि हम लोग यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, ठीक है, उस पर वीडियोस भी हम्म क्रिएट करते हैं, तो हम दोनों के ही डिसीजन होते हैं उसमें। अगर महक मुझे बता बता देती है कि यार ये वीडियोस आज नहीं बनाएंगे हम लोग, आज कुछ और सोचते हैं, ठीक है, तो मैं भी उसका उसकी राय रखता हूँ कि चलो ठीक है यार, मेरी वाइफ ने मुझे बोला है तो उसका भी डिसीजन पे प्रायोरिटी रखूंगा मैं। और अगर महक मुझे बोल देती है कि इस पे नहीं बनाना है, अगर मैं उसको बोल देता हूँ, तो हम दोनों ही मिलके ही सब चीजें करते हैं समीर भाई। अगर मैं सोच लूँ कि यार सिर्फ मैं ही सब कुछ करूंगा और महक तो सिर्फ घर के अंदर रहेगी, और जो भी कुछ अगर कुछ करना भी होगा मेरा ही डिसीजन होगा, अगर मुझे कुछ प्रॉपर्टी भी खरीदनी हो तो सिर्फ मेरा ही डिसीजन होगा, और अगर मुझे कुछ गाड़ी भी खरीदनी हो तो मेरा डिसीजन होगा। यार वाइफ को क्यों नहीं प्रायोरिटी देते हो? क्योंकि वाइफ तो आपको पता है कि हमारा सनातन धर्म में तो कहा गया है कि अर्धांगिनी होती है, तो अर्धांगिनी को क्यों नहीं प्रायोरिटी दी जाती है यहाँ पे? बिल्कुल, एग्जैक्टली। अच्छा, मैं सिस्टर एक बात बताएं, जब आप अपने घर में रही, 18-19 साल भी बहुत एक लंबा टाइम होता है एक लड़की के लिए, क्योंकि आपको पता है अक्सर इसी एज में मुस्लिम जो है अपनी बेटियों की, अपनी बहनों की शादियां कर दिया करते हैं। तो आपने जो एजुकेशन ली है, तो क्या उसमें आपने अपने जीवन में इस्लामिक एजुकेशन को लिया, यानी कि मदरसे आप गई, आपने कुरान शरीफ पढ़ा, या ऐसा कुछ नॉलेज हाँ, या तालीम आपने मैं ली कभी? मदरसे तो गई हूँ मदरसा तो, लेकिन जैसे कि जो मदरसे में एक मदरसा होता है जो वहाँ पर रहने का होता है, जो हम यहीं रहते हैं, और एक हम्म, ऐसा होता है जी जो घंटे घंटे के लिए जाते हैं और पढ़कर आ जाते हैं डेली। डेली के जी हिसाब जी से। डेली के हिसाब से घंटे हम्म, जाना, जी जी तो सिर्फ 1 घंटा जाती थी और डेली के हिसाब से, और कुरान पूरा मैंने पढ़ा हुआ है। जैसे कि जो आप हम्म इतना सब जो होता है कुरान में, जो चीजें बताई गई है गलत हम्म गलत और बहुत सारी गंदी गंदी चीजें, ये मैंने आज तक हम्म नहीं पढ़ी। अच्छा नहीं। नहीं, ये तो भारत के 95% मुसलमानों ने नहीं पढ़ी है, खैर, नहीं भाई, नहीं क्योंकि पढ़ी, बिल्कुल सही। उनको। इसी में हाँ, जैसे हदीस होती है ना, तो ऐसे बचपन जैसे हदीस नाइट में बैठ के पढ़ी जाती है, कहीं-कहीं घरों में ही पढ़ी जाती है वो भी। जब जी ईशा की नमाज़ हो जाती है, उसके बाद पढ़ी जाती है हदीस, तो उस हदीस में भी सिर्फ़ अच्छा ही अच्छी चीज़ें ही सुनाई दी है अभी तक तो। जब वो पढ़ते हैं ना सामने, हम्म वहाँ बैठते हैं सारे सारे जो लोग जो जिसको सुनना है, वहाँ मैं भी बैठती थी, लेकिन वहाँ पर मैंने कभी गलत-गलत चीज़ नहीं सुनी, अच्छी-अच्छी ही चीज़ें सुनी। हाँ, वो शुगर कोटेड इस्लाम बताते हैं ना, बुरी चीजें तो बताएंगे नहीं। अगर वो ये बताने लगे वही वही। कि मोहम्मद साहब ने जो है वो 6 साल की उम्र में आयशा के साथ शादी की थी, तो मुसलमान ही हाँ, पूछेंगे भाई ये क्या तरीका है, 6 साल की बच्ची से कौन शादी कर सकता है, तो ये कभी नहीं बिल्कुल बताएंगे। इंसानियत वाली बात ही और नहीं है। मतलब मुझे हाँ। जी मतलब मुझे कन्फ्यूज़न इतना रहता है, जैसे कि एक मेरे जो रिलेटिव्स में मेरा भाई है एक, तो वो मतलब वो बहुत ऐसे ऐसे आवारापन में था और नमाज़ वग़ैरह नहीं पढ़ता था। लेकिन जैसे ही उसने उस नमाज़ की लाइन पकड़ी ना, तो वो